बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम अब्दुल माजिद खान, बायोलॉजी टीचर, नूर स्कूल एंड कॉलेज मानसरा। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट किया था जिसमें हमने रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स देखे थे। यानी कि पहले यूनिट में हमने रिस्पायरेशन के बारे में देखा, प्लांट्स में कैसे रिस्पायरेशन होती है, उनके उसके लिए कौन कौन से प्रोसेसेस ज़रूरी होते हैं, गैसियस एक्सचेंज उसके लिए ज़रूरी होता है, और ह्यूमंस के अंदर कैसे रिस्पायरेशन होती है, उसके लिए गैसियस एक्सचेंज और फिर ब्रीदिंग कैसे इम्पॉर्टेंट है। फिर हमने रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स देखे थे रिलेटेड टू ह्यूमंस। अब रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में हमने पहले यूनिट में पढ़ लिया, ठीक है। आज हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, होम्योस्टैसिस। अब इसमें हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। रिस्पायरेटरी सिस्टम हमने पढ़ लिया, अब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस इसको हम डिस्कस करेंगे। सर, ये ह्यूमंस के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं बायोलॉजी में? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं, ठीक है, उनके बारे में जान के तभी फ़ायदा होगा जब हम खुद के बारे में जानेंगे। अगर अपने बारे में पढ़ेंगे, किसी भी सिस्टम के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, और फिर किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पढ़ेंगे तो हम इसमें कंपैरिजन कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम अपने ही बारे में डिस्कस करते हैं। अब होम्योस्टैसिस होता क्या है, ठीक है, इसको पहले हम डिस्कस करते हैं। होम्योस्टैसिस कहते हैं स्टेबिलिटी, बैलेंस या इक्विलिब्रियम को। किस चीज़ की स्टेबिलिटी, किस चीज़ का बैलेंस, किस चीज़ की इक्विलिब्रियम, ठीक है। बॉडी के अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं। बॉडी सेल से मिल के बनी है, सेल्स डिफरेंट कंपोनेंट से मिल के बना है। जिस तरह वाटर एक मेन कंपोनेंट है, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे सेल का। 70% सेल जो है वो वाटर से मिल के बना है, और इसके अलावा दूसरे केमिकल्स कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जिनको केमिस्ट्री में सॉल्यूट्स भी कहते हैं। यानी कि ये वाटर और सॉल्यूट से मिल के सेल बना है, और इस सेल से पूरी बॉडी बनी है, ठीक है। तो बॉडी या सेल्स के जो बैलेंस है, ये सॉल्यूट और वाटर का बैलेंस है, ठीक है। इसकी स्टेबिलिटी, इसका बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। केमिस्ट्री में जिस तरह आपने पहला यूनिट पढ़ा, ये इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा कि बैलेंस कितना ज़रूरी है। अगर एक भी एटम इधर उधर हो जाए तो पूरे का पूरा कंपाउंड चेंज हो जाता है। वाटर का फॉर्मूला है H2O। अगर ये H2O2 यानी कि एक ऑक्सीजन की बजाय दूसरा ऑक्सीजन भी ऐड हो जाए तो ये एक चेंज कंपाउंड बन जाता है, एक चेंज केमिकल बन जाता है। तो ये बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फिर आप होम्योस्टैसिस को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि होम्योस्टैसिस इज़ द रिस्पांस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगेंस्ट द चेंजेस इन एनवायरनमेंट। अब हमारी इन्वायरमेंट में जो चेंजेस होती रहती हैं, इनके अगेंस्ट हमारी बॉडी कोई ना कोई रिस्पांस शो करती है। इसी रिस्पांस को हम होम्योस्टैसिस कहते हैं। ये रिस्पांस स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होता है, ये रिस्पांस बैलेंस गेन करने के लिए होता है, ये रिस्पांस इक्विलिब्रियम गेन करने के लिए होता है। कैसे? जिस तरह आप देख सकते हैं आजकल एनवायरमेंटल टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, गर्मी हो गई है, ठीक है, तो हमें पसीना भी आता है। हमारे जो स्किन है, हमारा जो लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, वो स्वेटिंग करता है, ठीक है। ये स्वेटिंग एक रिस्पांस है टुवर्ड्स हॉट टेम्परेचर। ये एनवायरमेंटल फैक्टर है, एक टेम्परेचर। ये जब चेंज हुआ तो हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया। क्यों रिस्पॉन्ड किया? ताकि बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो कि नॉर्मल 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उसको मेंटेन रखा जा सके। क्योंकि स्वेटिंग होगी तो जो ब्लड में मौजूद वाटर कंटेंट है, या ब्लड जो सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में, और पूरी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से घूम के जब आता है, तो वहाँ पे अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ब्लड का टेम्परेचर भी राइज कर जाएगा, और यही ब्लड जब स्वेट ग्लैंड तक पहुँचेगा तो वहाँ से टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से
स्वेट रिलीज़ होगा और साथ बहुत सारा बॉडी का टेम्परेचर भी रिलीज़ होगा, कम हो जाएगा। आगे इसको हम डिटेल से देखेंगे। तो अभी के लिए आप ये समझ लें व्हाट इज़ होम्योस्टैसिस, ठीक है। तो होम्योस्टैसिस इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी अगेंस्ट द चेंजेस इन एनवायरनमेंट। एनवायरमेंटल जो चेंजेस हैं, जिस तरह हमने टेम्परेचर की बात की, ये एक एनवायरमेंटल चेंज है, इस तरह बहुत सारी एनवायरमेंटल चेंजेस जिनके अगेंस्ट हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, इसको हम होम्योस्टैसिस कहते हैं, ठीक है। चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो ह्यूमिडिटी हो, जिस किस्म का भी एनवायरमेंटल चेंज हो। फिर होम्योस्टैसिस कहता है कि इट हेल्प्स ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव एंड यूटिलाइज इट्स एनवायरनमेंट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। होम्योस्टैसिस हमारी मदद करता है, किस चीज़ में मदद करता है? ताकि हम अपनी एनवायरनमेंट को जहाँ पे हम रह रहे हैं उसको हम बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज कर सकें सर्वाइव करने के लिए। जिस तरह गर्मी है और हमें सर्वाइव करना है, ठीक है, अगर यही गर्मी हमें अफेक्ट कर दे तो हम तो किसी काम के लायक नहीं रहेंगे। लेकिन स्वेटिंग से और बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस से हम गर्मी में भी काम करते हैं, यानी कि हम सर्वाइव करते हैं, हमारी बॉडी एक्टिविटीज़ करती है, हम इसी इन्वायरमेंट को यूज़ करते हैं बेस्ट पॉसिबल वे में फॉर आवर सर्वाइवल। इसी तरह तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स होम्योस्टैसिस शो करते हैं, स्टेबिलिटी शो करते हैं इन चेंजेस, एनवायरमेंटल चेंजेस के अगेंस्ट। फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व एंड अडॉप्टेड अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। अब आपको यह बात पता होनी चाहिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपनी एनवायरनमेंट के मुताबिक एडाप्टेशन शो करते हैं, चेंज होते हैं, यानी कि एनवायरनमेंट चेंज होती है, वो अपनी एक्टिविटीज़ या फिर अपनी मुख्तलिफ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको चेंज कर देते हैं। जिस तरह आप देखें अभी गर्मियों में हमारी एक्टिविटीज़ चेंज हो जाती हैं, जिस तरह हम अपने जो ड्रेसिंग होती है उसको चेंज कर लेते हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब आप फ्रॉग को देखें तो फ्रॉग 6 महीने वो सरवाइव करता है नॉर्मली, लेकिन जब टेम्परेचर चेंज हो जाता है, विंटर ठंड ज़्यादा हो जाती है, तो वो हाइबरनेट कर जाता है, यानी कि ज़मीन में सो जाता है, ठीक है। तो ये जो चेंजेस होती हैं एनवायरमेंटल चेंजेस, इनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स अडॉप्ट करते हैं, इनके मुताबिक ख़ुद को डालते हैं, और ये सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दूसरा पॉइंट कि कौन सी चीज़ों को बैलेंस करना ज़रूरी है। बैलेंस या स्टेबिलिटी या होम्योस्टैसिस की तो हमने बात कर दी कि ये क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करना ज़रूरी है। अब किन चीज़ों की यानी कि कंपोनेंट्स क्या हैं जिन पे स्टेबिलिटी का पैरामीटर अप्लाई होता है? एक तो हमने बात की टेम्परेचर, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं द कंडीशंस एंड कंपोनेंट्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब ये पॉइंट भी आप समझ लें, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जहाँ पे हम रह रहे हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट हमारे बॉडी की अंदरूनी जो एनवायरनमेंट है उसको इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं, यानी कि बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है। सेल के अंदर जो चीज़ें हैं, जो एनवायरनमेंट है उसको इंटरनल एनवायरनमेंट, या बॉडी के अंदर की जो एनवायरनमेंट है उसको हम इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं, और हम जहाँ पे रह रहे हैं हमारी जो सराउंडिंग है उसको हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहते हैं। अब कहता है कि जो कंडीशंस या कंपोनेंट्स हैं या फैक्टर्स हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के, दे कीप ऑन चेंजिंग, ये कॉन्टिन्यूसली चेंज होते रहते हैं, एंड ऑर्गेनिजम्स रेजिस्ट एंड ट्राई टू ओवरकम इफेक्ट्स ऑफ दीज चेंजेस। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, इन चेंजेस को रेजिस्ट करते हैं, इन चेंजेस के मुताबिक ख़ुद को डालते हैं, इन चेंजेस को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, ताकि इन चेंजेस के इफ़ेक्ट्स को कम कर सकें, ठीक है, ओवरकम कर सकें।
बाय मेकिंग एडजस्टमेंट्स इन देयर इंटरनल एनवायरनमेंट। और ये कैसे पॉसिबल होता है, यानी कि बाहर टेम्परेचर ये कंडीशन है, ठीक है, या एक कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का टेम्परेचर, ये एक फैक्टर है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, ये कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है। आप जानते हैं टेम्परेचर कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं इसके इफेक्ट से बचने के लिए, इसके इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए। कैसे रेजिस्ट करते हैं, अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट में एडजस्टमेंट्स करके। हमारी बॉडी कैसे ओवरकम करती है टेम्परेचर को या किसी भी और फैक्टर को, किसी भी और कंडीशन या कंपोनेंट, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंपोनेंट को अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में एडजस्टमेंट्स करके। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसा कि आपकी जो स्किन है ये भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। देखें, स्वेट, आपको गर्मी में पसीना आता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या इंटरनल चेंजेस हुई हैं? इसके पीछे ये इंटरनल चेंजेस हुई हैं कि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं जो कि स्किन के करीब हैं, वो उनका डायमीटर इंक्रीज हो जाता है, जिसको आप वेजोडाइलेशन कहते हैं, यानी कि ब्लड वेसल्स एक्सपेंड हो जाते हैं, जिससे जिसमें ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाता है। और इसके अलावा आप सर्दियों में अगर देखें तो आपके जो हेयर्स हैं वो इरेक्ट होते हैं, वहाँ पे हेयर्स के नीचे मौजूद मसल्स कंट्रैक्ट होने की वजह से ये इरेक्ट हो जाते हैं और यहाँ से जो स्वेट्स हैं वो नहीं निकलते और आपकी ब्लड वेसल्स भी कंस्ट्रक्ट हो जाती हैं, तंग हो जाती हैं, स्किन के करीब ब्लड फ्लो ज़्यादा नहीं होता ताकि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। और गर्मियों में इसके उलट होता है, ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाती हैं, ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है और ब्लड क्योंकि बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है और टेम्परेचर, ब्लड के हाई टेम्परेचर की वजह से फिर पसीना आता है और ये पसीना फिर स्किन से रिलीज़ हो जाता है। तो ये चेंजेस थी इंटरनल चेंजेस। इसके अलावा बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि कैसे इंटरनल चेंजेस एडाप्टेशन शो करती हैं। अब एक और एग्जांपल दूं कि आपका जो ब्लड है इसके अंदर डिफरेंट सॉल्यूट्स, ठीक है, जिस तरह आप खाना खाते हैं तो वो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से और हर एक सेल तक वो पहुंच जाता है डिज़ॉल्व फॉर्म में ब्लड के थ्रू। इसी तरह ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाती है ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंच जाती है और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर बाहर ना निकाली जाए, क्योंकि इसका यूज़ तो नहीं है बॉडी के अंदर, बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं चाहिए, तो ब्लड में इसकी कंसंट्रेशन हाई होती रहेगी। अगर ये रिलीज़ नहीं होगा, लंग्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ नहीं होगा तो कंसंट्रेशन हाई होती रहेगी और जो यूज़फुल चीज़ें नहीं हैं उनको पास रखना वो हार्मफुल हो सकता है। तो होम्योस्टेसिस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ किया जाए, इससे जान छुड़ाई जाए, इसको एक्सक्रीट किया जाए। इसी तरह दूसरे कंपोनेंट्स को, कोई साल्ट है या कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो प्रोटीन है, प्रोटीन कंपोनेंट जो हमारी फूड के अंदर शामिल होता है, इसकी जो रेस्पायरेशन होती है या इसका जो तोड़ फोड़ होती है बॉडी के सेल्स के अंदर, उससे वेस्ट कंपोनेंट बनता है जिसको हम नाइट्रोजनस वेस्ट कहते हैं, जिसमें अमोनिया होता है, ठीक है। तो इस नाइट्रोजनस वेस्ट को किडनीज के थ्रू फिल्टर करके यूरिया की फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर यही अमोनिया बॉडी में ज़्यादा देर रहेगा, ज़्यादा कंसंट्रेशन में रहेगा तो नॉर्मल चीज़ें इफ़ेक्ट होंगी। तो ये इंटरनल चेंजेस हैं, इंटरनल एडजस्टमेंट्स हैं जो कि एनवायरमेंटल चेंजेस को ओवरकम करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और इन्हीं को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं।
अब एक और एग्जांपल आप देखें वाटर की, कि वाटर का लेवल 70% होना चाहिए बॉडी के अंदर। 70% से ज़्यादा होगा तो यूरिन की फॉर्म में वाटर ज़्यादा रिलीज़ हो जाएगा, बॉडी से निकल जाएगा। अगर कम होगा तो हमारी किडनी उसी हिसाब से अडाप्ट करती है कि वाटर के लॉस को कम कर देती है, यूरिन फॉर्मेशन को कम कर देती है। आगे हम डिटेल में देखेंगे कि ये कैसे होता है, ठीक है। तो अभी के लिए आपने इतना समझ लेना है होम्योस्टेसिस क्या होती है। These are response of living organisms against environmental changes. What response? The adjustments in internal environment. Why? To overcome the conditions changing in external environment. This is called homeostasis. अब आ जाते हैं कंपोनेंट्स की तरफ। होम्योस्टेसिस किन किन कंपोनेंट्स के ऊपर ज़रूरी होता है, यानी कि किन कंपोनेंट्स की स्टेबिलिटी या बैलेंस ज़रूरी होता है। इसमें वाटर, सॉल्यूट्स, टेम्परेचर आ जाते हैं, यानी कि ये इंटरनल कंपोनेंट्स, इंटरनल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं। वाटर, सॉल्यूट्स में आपको पता है डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। इसमें फूड मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, इसमें कैल्शियम आ जाता है, इसमें बहुत सारे साल्ट्स आ जाते हैं। जो भी चीज़ें हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, सेल्स की रिक्वायरमेंट है, वो तमाम चीज़ें इसमें आ जाती हैं। वाटर, सॉल्यूट्स एंड टेम्परेचर आर अफेक्टेड बाय चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि जो एक्सटर्नल चेंजेस हैं इंटरनल एनवायरनमेंट में किस चीज़ को इफेक्ट करते हैं? वाटर को इफेक्ट करते हैं, सॉल्यूट्स को इफेक्ट करते हैं और टेम्परेचर को इफेक्ट करते हैं। तो ये कंपोनेंट्स हैं हमारी इंटरनल एनवायरनमेंट के, ये फैक्टर्स हैं हमारी इंटरनल एनवायरनमेंट के। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट अमंगस्ट देम, इन तीनों में वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वाई? एज इट इज़ एलिमिनेटेड फ्रॉम बॉडी containing harmful nitrogenous waste, maintaining healthy internal environment by excretion। अब जो किडनी का फंक्शन है यूरिन फॉर्मेशन, उसमें जो वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट साल्ट या नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, वो रिलीज़ हो जाता है। अगर पानी ना हो तो वो पॉसिबल ही नहीं है, वो कैसे रिलीज़ होगा। सो वाटर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट? क्योंकि ये एलिमिनेट करता है बॉडी से हार्मफुल वेस्ट को, और इस तरह ये इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखता है ताकि वो नॉर्मल रहे। और नॉर्मल एनवायरनमेंट हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और नॉर्मल फंक्शनिंग हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंस है वाटर की? अब तीनों कंपोनेंट्स हमने देखे कि सॉल्यूट, वाटर और टेम्परेचर, ये हमारे कंपोनेंट्स हैं। इनमें हम बात कर रहे हैं कि वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर आल्सो डिजॉल्व्स एंड सर्कुलेट सॉल्यूट्स इन बॉडी एंड आल्सो हेल्प इन हीट रेगुलेशन। ये दूसरे कंपोनेंट्स भी डिपेंड करते हैं वाटर पे अपनी स्टेबिलिटी के लिए। अब टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, ये कंपोनेंट है इंटरनल एनवायरनमेंट का, इसकी रेगुलेशन जो है वो भी डिपेंड करती है वाटर पे। अगर वाटर सर्कुलेट ना करे तो ये टेम्परेचर कैसे स्टेबल होगा? वाटर इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, ब्लड में भी तो वाटर है, ठीक है। तो ये कैसे स्टेबल रेगुलेट होगा टेम्परेचर? या फिर डिफरेंट सॉल्यूट्स, फूड आप खा रहे हैं वो जा रहा है आपके सेल तक, ठीक है, तो ये एक सॉल्यूट है। फिर सेल्स में डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट बन रहा है, इनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से तमाम वेस्ट प्रोडक्ट का किडनी तक पहुंचना, ट्रिलियन ऑफ सेल्स तक स्टमक में जो डाइजेस्टेड फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में एब्जॉर्ब होके हर एक सेल तक पहुंचना। अब इसकी मूवमेंट कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और ये मूवमेंट कौन पॉसिबल बनाता है? ब्लड, सर्कुलेटरी सिस्टम पॉसिबल बनाता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड में जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है? वाटर है। ब्लड का मेन कंपोनेंट, यानी कि ब्लड की कंपोजिशन हम देखें तो उसमें भी वाटर मौजूद है। सो वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सर्कुलेशन ऑफ सॉल्यूट्स
एंड आल्सो इन हीट रेगुलेशन, यानी कि टेम्परेचर के लिए, सॉल्यूट के लिए भी वाटर इम्पॉर्टेंट है। अब होम्योस्टेसिस आप जान चुके हैं कि ये रिस्पांस है, ये स्टेबिलिटी है, ये बैलेंस है, बैलेंस गेन करना है हमारी बॉडी का, ठीक है। किस हवाले से स्टेबिलिटी गेन करना? हमारी बॉडी की कंपोजिशन के हवाले से, इंटरनल एनवायरनमेंट के हवाले से, उसकी वाटर के अकॉर्डिंगली, सॉल्यूट्स के अकॉर्डिंगली, टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली। तो इसीलिए हमने होम्योस्टेसिस को, यानी कि हमारी बॉडी के स्टेबिलिटी के रिस्पांस को भी डिवाइड कर दिया है। ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, यानी कि जो वाटर की होम्योस्टेसिस है उसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कहेंगे, जो टेम्परेचर की होम्योस्टेसिस है, स्टेबिलिटी है, बैलेंस है, उसको हम थर्मो रेगुलेशन कहेंगे, और जो सॉल्यूट्स की होम्योस्टेसिस है या बैलेंस है उसको हम एक्सक्रीशन कहेंगे। अब यहाँ पे छोटी सी एक और एग्जांपल आपको दूँ कि होम्योस्टेसिस बॉडी में होती कैसे, बॉडी में जो डिफरेंट चेंजेस होती हैं ये कैसे कंट्रोल की जाती हैं। ये आप कॉलेज में बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको एक छोटी सी मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि ये चेंजेस किस तरह, यानी कि किडनी को किस तरह पता चलेगा कि वाटर बैलेंस कम है या ज़्यादा है, मैं ज़्यादा यूरिन बनाऊँ या कम बनाऊँ, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ कि उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब पेनक्रियाज को कैसे पता चलेगा कि मैं इंसुलिन बनाऊं या ग्लूकागॉन बनाऊं? आपने ये पीछे 9th में पढ़ लिया है, इंसुलिन का क्या काम है और ग्लूकागॉन का क्या काम है, यानी कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना। ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा तो इंसुलिन रिलीज़ करता है पेनक्रियाज, जिसकी वजह से नॉर्मल हो जाता है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल। और ग्लूकोज लेवल कम हो ब्लड में, जो कि अच्छा नहीं है, क्योंकि सेल्स को ग्लूकोज चाहिए और ब्लड में ग्लूकोज नहीं है तो सेल्स में कहाँ से पहुँचेगा। तो पेनक्रियाज क्या करता है, ग्लूकागॉन हार्मोन रिलीज़ करता है ब्लड में, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल दोबारा बहाल हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। अब ये कैसे होता है, इसके मैकेनिज़्म को थोड़ा सा आप पिक्चर में देखें। पिक्चर में आप देखें कि स्टिमुलस कहते हैं कोई भी चेंज, ठीक है, कोई भी चेंज हो इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, उसको हम स्टिमुलस कहते हैं, ठीक है। अब हर चीज़ का एक सेट पॉइंट होता है, जिस तरह टेम्परेचर बॉडी में सेट पॉइंट 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, वाटर का बैलेंस 70% है, इसी तरह जो ग्लूकोज है ब्लड के अंदर उसका एक बैलेंस होगा, कैल्शियम का एक बैलेंस होगा, हर एक कंपोनेंट का एक सेट पॉइंट होता है। अगर मैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की एग्जांपल दूं आपको, तो जिस तरह हमारा एसी होता है उसमें हम फॉर एग्जांपल सेट कर देते हैं कि एसी कूलिंग 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे करें, यानी कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ना कम ना ज़्यादा। अब जब 20 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे जो मीटर होगा एसी के अंदर वो डिटेक्ट करेगा, यानी कि सेट पॉइंट से डेविएशन हो गई है, चेंज हो गई है, वो डिटेक्ट करेगा, जिसको हम सेंसर कहेंगे। सेंसर जब ये चेंज डिटेक्ट करेगा तो वो कंट्रोल सेंटर को पैगाम भेजेगा कि यहाँ पे तो टेम्परेचर में ज़्यादती हो गई है, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है। कंट्रोल सेंटर डिसीजन लेगा, डिसीजन लेके इफेक्टर को पैगाम भेजेगा कि भाई टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है और एसी में जो कूलिंग वाला है वो इफ़ेक्ट करेगा, यानी कि इफेक्टर रिस्पांस क्रिएट करेगा, यानी कि कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब जब कूलिंग हो गई तो सेट पॉइंट मेंटेन हो जाएगा। तो ये मैकेनिज़्म होता है स्टेबिलिटी गेन करने का या इक्विलिब्रियम का या होम्योस्टेसिस का। अब बॉडी में कैसे होता है, बॉडी में अब जो पेनक्रियाज के सेल्स हैं, ठीक है, पेनक्रियाज के सेल्स जब ब्लड वहाँ से गुज़र रहा होता है तो उसमें डिटेक्ट करते हैं कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम है या ज़्यादा है। फिर उस हिसाब से अगर ज़्यादा होगी तो इंसुलिन रिलीज़ कर देंगे उस ब्लड में, अगर कम होगी तो ग्लूकागॉन रिलीज़ कर देंगे। ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन
फिर उस ब्लड में उसको कंट्रोल करेंगे। अब डेविएशन आई, चेंज आई, ठीक है, चेंज क्या आई? फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो गया है, सेंस किया। अब पेनक्रियाज के ख़ास सेल्स थे जो कि सेंसर का काम कर रहे हैं, फिर उन्होंने कंट्रोल सेंटर यानी कि ब्रेन को मैसेज भेजा, ब्रेन ने दोबारा, इफेक्टर भी तो पेनक्रियाज हैं, पेनक्रियाज के वो सेल्स हैं जो कि इंसुलिन या ग्लूकागॉन बनाएंगे, उन्होंने रिस्पॉन्स किया, इंसुलिन या ग्लूकागॉन बन गया और दोबारा वो लेवल जो है वो मेंटेन हो गया। इसी तरह टेम्परेचर को रेगुलेट किया जाता है, इसी तरह वाटर के बैलेंस को रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। तो कंट्रोल सेंटर डिफरेंट हो सकता है, फैक्टर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मैकेनिज्म यही होता है होम्योस्टैसिस का हमारी बॉडी के अंदर। यानी कि आगे हम डिटेल में इसको देखेंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में इसको हम डिटेल से देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अब वन बाय वन इन कंपोनेंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। होम्योस्टैसिस के हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं, यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन जो है, हमने बात की कि जो वाटर का बैलेंस है या वाटर की जो होम्योस्टैसिस है उसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो आपको इसको प्रॉपरली डिफाइन करना आना चाहिए कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या है। इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर इन द फ्लूइड्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय द कंट्रोल ऑफ वाटर एंड साल्ट कंसंट्रेशंस। कहते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या चीज़ है? ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेनेंस है, ऑस्मो रेगुलेशन बैलेंस है, ऑस्मो रेगुलेशन इक्विलिब्रियम है। किस चीज़ की? कांस्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर की। ऑस्मोटिक प्रेशर आपने पढ़ा होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, यानी कि जो डिफरेंट फ्लूइड्स हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, उन फ्लूइड्स की जो कंसंट्रेशन है उसके मुताबिक जो प्रेशर होता है उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। जिस तरह ब्लड आपका ब्लड वेसल्स में जो ब्लड है वो भी एक फ्लूइड है, तो इस फ्लूइड का भी एक प्रेशर होगा, उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो कांस्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना, बैलेंस में रखना, ठीक है, फ्लूइड्स का बॉडी के अंदर, इसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। और बॉडी में वाटर और साल्ट की जो कंसंट्रेशन होती है ब्लड में, मैंने आपको बता दिया डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। साल्ट को आप यहाँ पे सोल्यूट समझें, ठीक है। वाटर एंड सोल्यूट का जो बैलेंस होता है, जो कंसंट्रेशन होती है, वो 30-70% होना ज़रूरी है बॉडी के लिए, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। इसको मेंटेन करना, इसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे वाटर पे अप्लाई हो रहा है बैलेंस, तो इसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कहेंगे। या फिर सिंपल अल्फाज में आप ऑस्मो रेगुलेशन को ये कह सकते हैं कि मेंटेनिंग वाटर सोल्यूट बैलेंस इज टर्म्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन। सिंपली आप क्या कह सकते हैं कि मेंटेनिंग वाटर सोल्यूट बैलेंस इन द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज टर्म्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन। तो आप सिंपली इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। फिर थर्मो रेगुलेशन क्या होती है? थर्मो टेम्परेचर से रिलेटेड है, ठीक है। थर्मो मीन्स टेम्परेचर, टेम्परेचर की रेगुलेशन। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू कीप इट्स बॉडी टेम्परेचर विद इन सर्टन बाउंड्रीज। थर्मो रेगुलेशन होम्योस्टैसिस है, थर्मो रेगुलेशन बैलेंस है, थर्मो रेगुलेशन स्टेबिलिटी है, मेंटेनेंस है। किस चीज़ की? बॉडी के टेम्परेचर को एक ख़ास पॉइंट में रखने की, सर्टन बाउंड्रीज़ में रखने की। जो सेट पॉइंट है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके करीब रखने की, यानी कि 37 से ना ज़्यादा हो ना कम हो, ठीक है। तो इस एबिलिटी को हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं, इस होम्योस्टैसिस को हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। इवन व्हेन द सराउंडिंग टेम्परेचर इज़ वेरी डिफरेंट, जबकि सराउंडिंग टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कभी सर्दी हो रही है, कभी गर्मी हो रही है, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहना चाहिए। ये जो रिस्पांस है हमारी बॉडी का, इसको हम थर्मो रेगुलेशन कहेंगे, होम्योस्टैसिस कहेंगे। फिर लास्ट आ जाता है जी एक्सक्रीशन, यानी कि सॉल्यूट का बैलेंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इट इज़
in living organisms and cells the process of eliminating or expelling waste matter, यानी कि सोल्यूट की जो मेंटेनेंस है, जो सोल्यूट एक्सेस में है और नॉन यूजफुल है उसको बॉडी से एलिमिनेट करना, जिसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं, इट इज़ दी होम्योस्टेसिस ऑफ सोल्यूट्स. एक्सक्रीशन इज़ दी होम्योस्टेसिस ऑफ सोल्यूट कंपोनेंट ऑफ आवर इंटरनल एनवायरनमेंट. और आप देख सकते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से एक्सक्रीट करवाता है, ठीक है. लिवर है, ये जो रेड ब्लड सेल्स डेड हो जाते हैं उनके कंपोनेंट्स को रिलीज़ करवाता है. किडनी है, डिफरेंट साल्ट्स डिफरेंट सॉल्यूट्स को बॉडी से रिलीज़ करवाता है. लार्ज इंटेस्टाइन है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको रिलीज़ करवाता है बॉडी से. और स्किन है, तो स्किन आप देखें कि टेम्परेचर में रेगुलेट करने हैं. ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं आपकी बॉडी के. तो आज हमने क्या पढ़ा, होम्योस्टेसिस के बारे में पढ़ा कि होम्योस्टेसिस क्या होती है. इट इज़ द एबिलिटी अगेंस्ट चेंजेस इन द एनवायरनमेंट. इसके कंपोनेंट्स हमने देखे, 3 मेन कंपोनेंट्स, वाटर, सॉल्यूट्स एंड टेम्परेचर. अब वाटर की होम्योस्टेसिस को ऑस्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर वाली को थर्मो रेगुलेशन एंड सॉल्यूट्स वाली को एक्सक्रीशन हम कहते हैं. आज की आपकी जो असाइनमेंट है, वाई होम्योस्टेसिस इज़ नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है कि होम्योस्टेसिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्यों ज़रूरी है. इट हेल्प्स ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव एंड यूटिलाइज इट्स एनवायरनमेंट इन बेस्ट पॉसिबल वेज. और इसके अलावा बाकी बातें भी हमने डिस्कस की हैं, तो ये आपने नीट नोटबुक पे लिख के मुझे भेज देनी है. होपफुली आपको समझ आई होगी. आपका कोई क्वेश्चन है तो आपने कमेंट में पूछ लेना है. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.